और जब भी बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसको होता है कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स जब जॉब फील्ड में एंटर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें फेस की। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव था कि मेरी जो बीटेक में परसेंटेज है, हालांकि 8.1 CGPA से मैंने एमटेक कंप्लीट करी है, 10th 12th में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ, लेकिन जो ग्रेजुएशन है मेरी बीटेक उसमें परसेंटेज 57%। कंट्री का सिस्टम अलग अलग है। ओके। कुछ कंट्रीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कंट्रीज़ में स्पेसिफिक बोर्ड को वैल्यू है, लाइक CBSE इज मोस्ट एक्सेप्टेड कुछ कंट्रीज़ में। ओके। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लाइक हम कैनेडा स्टडी वीज़ा करते हैं उसमें RBSE और CBSE से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। साल हमारा एक एग्ज़ाम है क्वेस्ट नाम से, शुरुआत ही वहाँ से करी थी। हमने टैलेंट खोजना है, तो उस वे से हम बच्चों से भी जुड़ेंगे, बच्चे हमें ऑब्जर्व करेंगे, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। तो क्वेस्ट 5.0 अभी आ रहा है। ओके। 4 क्वेस्ट अभी तक हो चुके हैं। नमस्कार सर, आपका राइस नगर के पहले पॉडकास्ट पर्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ओके सर, आप सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। सर फैमिली में जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। गलसिंहपुर में वनफैपी गांव में हमारी फैमिली है। ओके। जन्म से वहीं पे हम सेटल्ड हैं। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं मास्टर्स हूँ थर्मल इंजीनियरिंग में थापुर यूनिवर्सिटी पटियाला से। ओके। 13 के अंदर। और उससे पहले मेरी बीटेक है एरोनॉटिकल के अंदर दिल्ली से। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ से मैंने कॉरस्पॉन्डेंस में बीटेक की है एरोनॉटिकल। और स्कूलिंग मेरी गलसिंहपुर से भी है, और रायसी नगर DAV कॉलेज गलसिंहपुर में RM स्कूल तक में 10th तक, और 12th गंगानगर गुरु नानक खालसा स्कूल के अंदर मैंने करी। ओके। तो आपके दिमाग में ये कब आइडिया आया कि आपको इस तरीके से एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, और आपने इंस्टीट्यूट का नाम फिर ये जो गुरु एकेडमी है, ये आइडिया कहाँ से आया कि एकेडमी का नाम हम ये रखें? सर पहले तो ये कि आइडिया कब आया, मास्टर्स के टाइम पे ही कुछ आने लगा था कि और कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, और ये भी ताकि अपने टाउन के अंदर ही करनी है। ओके। लेकिन कुछ कंडीशंस थी कि डिले होता गया कि मास्टर्स करनी ज़रूरी थी, उसके बाद फैमिली का प्रेशर होता है मैरिज का जी। तो वो चीज़ें भी देखनी थी। मीनवाइल मैं आफ्टर एमटेक सोना गुड़गांव के अंदर जॉब कर रहा था। वहाँ पे हम फ्रेंड्स भी थे और कलीग भी थे, तो हमारा साथ साथ प्लान बना था कि हम एज अ ट्यूशन सेंटर गुरु एकेडमी शुरू करेंगे। ओके। तो गुरु एकेडमी की एक्चुअली में शुरुआत गलसिंहपुर में नहीं हुई, ओके। तो ये सोना गुड़गांव में हुई है। वहाँ पे हमने 10th 12th कोचिंग क्लासेस शुरू करी थी। और गुरु एकेडमी नाम इस तरह से आया, एक्चुअली ये भी एक दिन में नहीं आया, मेरे को अराउंड 15-20 अपने नाइट्स मतलब नींद नहीं आती थी कि क्या नाम रखा जाए। तो बहुत सारे नाम इंटरनेट के ऊपर भी सर्च किए, और लास्ट में जो एक थॉट था जिसने ये गुरु नाम फाइनल किया, मेरे को ऐसा था कि एकेडमी के अंदर पढ़ने आएंगे बच्चे तो वो किसी भी रिलीजन के होते हैं। जनरली हम अपने नाम पे या अपने रिलीजन के बेस्ड पे नाम रख लेते हैं समटाइम। तो उसमें ऐसा लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो सिखिज्म ऑर्गेनाइज कर रहा है या हिंदू कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरु शब्द है जो वो कॉमन है फॉर ऑल रिलीजन्स, और कोई भी आए उसको वो अपनापन उसके अंदर लगे। और गुरु शब्द डेफिनेटली मोटिवेट करता है, और गुरु का जो रोल है हमारी लाइफ में तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गुरु शब्द वहाँ से जनरेट हुआ कि दिस इज़ द कॉमन फॉर ऑल रिलीजन्स, और गुरु जरूरी है लाइफ में। तो गुरु एकेडमी वहाँ पे मैंने नाम से शुरू कर दिया। कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से गुरु एकेडमी में मैं कंटिन्यू नहीं हो सका। प्रेशर था कि मेरे को जॉब करनी है, तो जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब ज्वाइन करी। तो अराउंड 6 to 7 मंथ गुरु एकेडमी वहाँ पे रन करने के बाद तो मेरे को वहाँ से लीव करना पड़ा, और अनफॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड्स ने भी इसको कंटिन्यू नहीं करा। तो एक बार गुरु एकेडमी की एग्जिस्टेंस हट गई थी, और मैं जयपुर में जॉब कर रहा था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट।
तो वहाँ पे भी मेरे मन में ये चीज़ चलती रहती थी जॉब में भी कि मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है, और अपने टाउन के बारे में भी थॉट्स आने लग गए थे कि यहाँ पे भी बच्चों को ज़रूरत है। ओके। और जब भी बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसको होता है कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स जब जॉब फील्ड में एंटर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें फेस की। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव था कि मेरी जो बीटेक में परसेंटेज है, हालांकि 8.1 CGPA से मैंने एमटेक कंप्लीट करी है, 10th-12th में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ, लेकिन जो ग्रेजुएशन है मेरी बीटेक उसमें परसेंटेज 57% थे मेरे। ओके। तो जब जॉब फील्ड में गया तो ये देखने को मिला कि नॉलेज मैटर नहीं कर रही, बंदे को जॉब लेने के लिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर ज़रूरी है कि 60% ईच में होना ज़रूरी है। तो वहाँ से थोड़ा सा दिल को झटका सा लगा था कि इंटेलिजेंट था मैं, परसेंटेजेस भी अच्छी थी, मास्टर्स भी अच्छी जगह से। अब थापरी यूनिवर्सिटी पटियाला की अगर अपनी बात करें तो हर कोई जानता है जो इंजीनियरिंग फील्ड में कि क्या वैल्यू है, तो उसके बावजूद भी परसेंटेज मैटर कर रही थी और जॉब लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आई। हालांकि आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंसेस मेरे को जॉब लेने में दिक्कत नहीं आई। जब मैं जयपुर में गया मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए और आई गॉट सिलेक्टेड इन एवरी कॉलेज फॉर टीचिंग, लेकिन ये चीज़ जरूर आई कि परसेंटेज लो है और लोग मेरे जैसे पता नहीं कितने परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ से जॉब से थोड़ा सा मन भर गया था। ओके। और कुछ जॉब्स में ऐसा है कि बंदा खुल के कुछ नहीं कर सकता, जो अपने अंदर होते हैं कि मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये करूँ वो करूँ। तो कुछ ऐसा था कि अपने टाउन के अंदर कुछ ऐसा करें, काम तो करना ही है। हाँ जी। जॉब करते हैं तो काम तो करना ही है। तो मैं चाह रहा था कि मैं अगर जॉब करूँगा तो मैंने एक सीट रोक ली। अगर मैं जॉब ना करके कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा ड्रीम है उसको शुरू करूँ तो मैं तो काम करूँगा ही, मेरे साथ भी कहीं आपको काम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये उस टाइम पे थॉट्स थे जब गुरु एकेडमी की शुरुआत हुई। ओके। तो आपने जो ये नाम जो रखा गुरु एकेडमी, ये पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नाम है ये। थैंक यू सर। ये मतलब अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट इस नाम सर के इसमें साथ। शुरू में ये भी मेरे को फीडबैक मिला था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो सेंटर है उसमें गुरु एकेडमी देसी नाम है ओके। कि ये नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे काम करते गए तो गुरु एकेडमी बुरा नाम नहीं लगा। हाँ अच्छा, बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा नाम है। ओके। तो आपने सर जब एकेडमी की स्टार्टिंग की थी तो आपने आइल्स वगैरह के साथ ही स्टार्ट किए कोर्सेज या किसी और क्लासेस वगैरह से स्टार्ट किए था आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं अपने आइल्स यहाँ इस टाउन के अंदर? बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आइल्स बैकग्राउंड से नहीं था। मेरा पर्पस था कि मैं अपने टाउन में पहुंचूं। एक मैं काफ़ी लंबा टाइम घर से बाहर रहा हूँ, बीटेक करी है, एमटेक करी है, तो घर वापसी का भी मन में था, प्लस जॉब फील्ड में भी थोड़ा सा आपको जैसे बताया कि परेशानी हुई। जी। तो ऐसा था कि मैं यहाँ पे करूँ, लेकिन मेरे पास आइल्स पीटी का कोई आइडिया नहीं था। मैंने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करी थी 2017 में। ओके। RSCIT कोर्स जैसे हम करवाते हैं तो IT ज्ञान के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर हम तब से हम शुरू हुए हैं। ओके। और साथ साथ कुछ गाइडेंस मिली, कुछ सीनियर्स मिले टाउन के अंदर और जिन्होंने मोटिवेट किया था कि हमें आइल्स पीटी शुरू करनी चाहिए। पहले आइल्स की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे पीटी का ट्रेंड आने लगा तो पीटी हमने शुरू कर ली। ओके। तो क्या डिफरेंस रहता है मेजरली आइल्स और पीटी के अंदर? सर बोथ आर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अगर अपने किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्टडी के लिए या वर्क के लिए जाते हैं तो दे रिक्वायर कि आपकी इंग्लिश एबिलिटी अच्छी हो। तो दोनों टेस्ट इंग्लिश एबिलिटी को ही असेस कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ पैटर्न का है, कंडक्ट करने के वे में है। ओके। आइल्स जनरली बच्चे पेन एंड पेपर बेस्ड ही देते हैं, लेकिन ऑप्शन है कि कंप्यूटर बेस्ड आइल्स भी है, CD आइल्स बोलते हैं उसको। ओके। पैटर्न ही डिफरेंस है सर। पीटी फुली ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज को ये असेस कर रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंस की बात करो तो सिर्फ पैटर्न डिफरेंट है, क्राइटेरिया वही है कि अपने को लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और ये सारे मॉड्यूल्स, चार मॉड्यूल्स वो सेम है, ओके। लेकिन थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है और मतलब कंडक्ट करने का जो वे है ऑफलाइन ऑनलाइन वो डिफरेंस है। ओके। तो इनकी फीस वगैरह में भी डिफरेंस रहता है? सर एग्ज़ाम फीस सेम है दोनों की। ओके। कोचिंग फीस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। ओके।
तो सर जैसे जो स्टूडेंट आइल्स कर रहे हैं या पीटी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली स्टूडेंट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देते हैं? सर जो लास्ट 8 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे जब 12th करके या कॉलेज के बाद जब शुरू करते हैं, जनरली बच्चे 12th करके आइल्स या पीटी शुरू जी। करते हैं, तो उस टाइम पे उनको माइंड में होता है कि स्कूल से फ्रीडम मिली है। हम्म, तो जो बिगनिंग है, शुरू के जो 1-2 महीने हैं, बच्चे वैसे आजकल इंटेलिजेंट बच्चे निकल रहे हैं, अवेयर हैं काफ़ी, लेकिन स्टार्टिंग जो पीरियड है ना, 1 मंथ, वो बहुत ही क्रुशियल है उस बच्चे के लिए। जनरली ऐसा होता है कि उस टाइम पे बच्चे के माइंड में फ्रीडम भी चल रही होती है और वो आइल्स या पीटी ज्वाइन भी करता है क्योंकि उसने आगे फॉरेन स्टडी के लिए जाने का सोच रखा जी। होता है। लेकिन उस टाइम पे बच्चा ना तो फोकस स्टडी पे रखता है पूरा और एन्जॉयमेंट पे भी नहीं रखता, दोनों चीज़ों को लेके चलता है। तो जो बेसिक्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, जब न्यू सेशन में नए बैच शुरू होते हैं तो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनके ऊपर बड़ा डीप वर्क करते हैं। तो बच्चे उस टाइम पे सीरियस नहीं होते, तो वो चीज़ें स्किप कर देते हैं। और आइल्स पीटी में सिलेबस बेस्ड नहीं है ये दोनों एग्ज़ाम, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं। और जो प्रैक्टिस मटेरियल है, कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें रिपीट मिल जाती हैं। तो जब बच्चा सीरियस होता है, वो चीज़ें रिपीटेड आने लगती हैं, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं आइल्स पीटी में कि 3 या 4 मंथ से ज़्यादा टाइम लगाते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका क्लियर नहीं होता, फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में से उनका क्लियर हो जाता है जो शुरू से सीरियस हैं। ओके। लेकिन जो बच्चे शुरू में सीरियस नहीं हुए, शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर बिना इंटरेस्ट के वो तैयारी करते रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, नेगेटिविटी साथ में कैरी करके वो एग्ज़ाम देते हैं, तो काफ़ी सारे अटैम्प्ट भी लेने पड़ जाते हैं बच्चों को, कई तो 8 to 10 अटैम्प्ट भी चले जाते हैं। जी। तो मेन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग जो 1 मंथ है ना, वो इसके ऊपर डिवोट होना चाहिए। ओके। तो एकेडमी स्टार्ट करने जब आपने ऐसा प्लान किया कि हाँ गढ़सिंहपुर टाउन के अंदर आप अपनी एकेडमी स्टार्ट कर रहे हो, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने फेस की? सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने स्टार्ट करें तो वो जो दिक्कतें आती हैं वो हमें भी आई हैं। फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जी जी। और मैनेजमेंट के भी इश्यूज होते हैं, स्टाफ साथ में कोऑपरेट करे, अच्छा स्टाफ मिले, और ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की हैं। तो प्रॉब्लम्स फेस की हैं और स्टिल सीख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ सीखने को मिलती जी। हैं। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस की हैं, काफ़ी ज़्यादा की हैं, क्योंकि गढ़सिंहपुर एक स्मॉल टाउन है और यहाँ पे बच्चों को रोकना एक डॉन्टिंग टास्क था हमारे लिए। जी। क्योंकि जब हमने शुरू किया यहाँ पे गढ़सिंहपुर के आइल्स के अंदर आइल्स पीटी का कोई इतना नहीं था, तो बच्चे ज़्यादातर रायसिंह नगर या गंगानगर जा रहे थे। तो बच्चों को यहाँ पे हमने ये रियलाइज़ करवाया कि वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी, वी आर गिविंग यू बेस्ट रिजल्ट्स। स्टार्टिंग में सर दिक्कत जरूर आई थी कि फाइंडिंग गुड ट्रेनर्स और ये सारी चीज़ें, रिजल्ट्स देना ज़रूरी होता है जब भी एक इंस्टीट्यूट को अपने स्टेबलाइज करना है। तो वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, अब काफ़ी ज़्यादा हम इसमें कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर लर्निंग। ओके। तो अभी आपके पास में कितना स्टाफ है सर? सर 10 to 12 स्टाफ्स हमारे पास होते हैं, ओके। जिसमें आइल्स पीटी के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए ट्रेनर्स होते हैं ओके। और ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, रिसेप्शन के लिए, और तो 10 to 12 का स्टाफ जो एट प्रेजेंट हमें नीड है, इतना स्टाफ रहता है। ओके। तो अपने आइल्स और पीटी के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज कंसीडर करते हैं? सर शुरुआत जैसे आपको मैंने बताया कि हमने कंप्यूटर कोर्स से करी थी, जी। राजस्थान गवर्नमेंट जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड है RSCAT, साथ में CCC एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जी। अकाउंटिंग का हो गया, और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हम सर करवाते हैं ILS-PT के साथ साथ। जो अपने इंडिया के अंदर भी अगर अपने इंटरव्यूज़ फाइट करने हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में वीज़ा सर्विसेज भी दे रहे हैं, यही है सर। ओके। तो अभी पिछले 8 सालों में काफ़ी स्टूडेंट्स आपके थ्रू बाहर गए होंगे, बिल्कुल सर। तो उनका वहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर लाइफ कैसा चल रहा है और मोस्टली कौन सी कंट्री में वो स्टूडेंट्स हैं आपके? सर मेनली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ओके। और UK, कुछ स्टूडेंट्स अमेरिका, न्यूजीलैंड के अंदर भी हैं, बट मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर हैं। सर वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली की कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया है और ख़ुद भी अच्छे हैं। मतलब 99% मैं कहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं
वो कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हुई है, बात होती रहती है बहुत सारे बच्चों से। ओके। तो डेफिनेटली मतलब बहुत कुछ उन्होंने अर्न किया है वहाँ पे, स्किल्स भी और मनी भी, स्टेबलाइज हैं बच्चे, अच्छा कर रहे हैं। ओके। तो एज ए मैनेजिंग हेड आपके अंडर में जैसे 10-12 स्टाफ मेंबर हैं, तो कई बार ऐसे इश्यूज आपस में स्टाफ में, कई बार जैसे किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट वगैरह, ऐसा कुछ सिनेरियो आपने कभी फेस किया हो? सर वैसे तो हमारा जो मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ओके। ऐसी चीज़ें नहीं होती। स्टिल जब ऑर्गेनाइजेशन है तो काम करने वाले हम हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा जब भी मेरे को ऐसी चीज़ सामने आती है, मैं उन सभी को साथ में बिठा के सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ। ओके। और तब जाके काफ़ी चीज़ें तो सिर्फ डिस्कशन से ही सॉल्व हो जाती हैं। जी जी। और ज़्यादा कोई ऐसा मैटर कभी आया नहीं कि कोई डीप कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, लेकिन ज़्यादातर यही है कि मैं एज अ मैनेजमेंट हेड यही करता हूँ कि डिस्कशन इज़ द सोल्यूशन। सबको जो भी प्रॉब्लम आई है उनको बिठा के साथ बैठ के जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सोल्यूशन हो जाता है सर, मोस्ट ऑफ द केसेस सोल्यूशन हो जाता है, बात कुछ भी नहीं होती। तो अपने अगर उससे बचते रहें कि डिस्कशन ही नहीं करना उस बात पे, तो वो मैटर और ज़्यादा उलझ जाता है। तो मतलब शुरू में मतलब ये चीज़ें नहीं समझ आई थी, बाय द टाइम भी ये चीज़ें समझ आ गई कि डिस्कशन करने से उनकी सुननी पड़ती है बात। जी। मतलब कोई भी गलत नहीं होता, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है। तो उनकी बातें सुनने से उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ये मैं गलत था या मैं सही था, तो डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। ऐसा है नहीं कुछ, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और एज अ फ्रेंड ही सारे काम करते हैं। ओके। तो कोई ऐसी, जैसे आपने एकेडमी स्टार्ट की, तो कई बार होता है ना कि अपने कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे अपने रिश्तेदारों में हो सकते हैं, कोई अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, जो हमें डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू मत पंगे ले। तो इस टाइप का कोई सिनेरियो आपने स्टार्टिंग में ऐसा कोई डीमोटिवेशन करने वाला आपने फेस किया हो? सर ऐसा चल के तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जनरली जब कोई हमें मिलता है तो फीडबैक्स देता रहता है अपने अकॉर्डिंग। तो शुरू में जो मेरे को नेगेटिव करने वाली बात थी यही था कि गतसिंहपुर में क्यों कर लिया, यहाँ पे क्या है। तो वो चीज़ थोड़ी थी, लेकिन माइंड में ये क्लियर था कि गतसिंहपुर में किया है तो गतसिंहपुर में ही इसको सक्सेसफुल करना है, और हुआ भी है। और ये चीज़ें मिली भी, हालांकि उन चीज़ों ने एज अ फ्यूल काम किया है, उन चीज़ों ने डिमोटिवेट नहीं किया, फ्यूल काम किया है मेरे को। मतलब ये है कि किसी ने कहा कि होगा नहीं, क्यों कर लिया, तो उनको करके दिखाएंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो करके दिखाएंगे, और वो चीज़ें हुई भी हैं। ओके। और मोटिवेशन फिर जुड़ता गया, जो जब चीज़ें वो हुई जो लग रहा था कि नहीं होंगी, क्योंकि दूसरे तो कहते हैं सर कभी कभी खुद को भी लगने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है जी। लेकिन खुद को भी यही जवाब दिया है। क्योंकि जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, मैंने जयपुर में जॉब की है, तो 1.5 साल मैंने वहाँ पे वर्क किया। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई और मैंने डिसीजन लिया था कि अब नहीं जाना कहीं पे भी, अब गतसिंहपुर में शुरुआत करनी है, लेट नहीं करना। तो ठीक है सर, स्ट्रगल किया और चीज़ें सेटल होती गई डे बाई डे। ओके। और कभी छोड़ने का नहीं सोचा था सर। ऐसा है कि जब जॉब छोड़ दी, यहाँ पे आ गया, डिसीजन ले लिया। मेरे ऊपर एक ही कंडीशन मैंने खुद ने आज तक लगा के रखी है कि अगर तू ये छोड़ देगा तो और कौन सी चीज़ करेगा, उसमें क्या स्ट्रगल नहीं होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फिर उसको भी छोड़ देगा। तो अगर ये कामयाब हो सकता है तो हर चीज़ कामयाब हो सकती है। बिल्कुल। इसको नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं हो सकती। तो मैं हर भाई को जो भी अपने इसको सुन रहा है, ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो चीज़ शुरू करी है, मतलब देख लो कि वो चीज़ डिमांड में है। ऐसा भी नहीं कई बार कि अपने सामने वो चीज़ की डिमांड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, और अपने उसके ऊपर लगे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर लग रहा है कि आसपास वो चीज़ें कामयाब हैं तो डेफिनेटली हो जाती है। बस कंडीशन लगा लो कि और कुछ नहीं करना है, इसी को करना है, नो अल्टरनेटिव। ओके। तो अपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? तो आपको क्या लगता है, वो बढ़िया है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? सर वैसे तो जो हमारा फील्ड है, इसके अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कोई मैटर नहीं आता। ओके। लैंग्वेज ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी फाउंडेशन भी नहीं है कि हमने ये पैटर्न फॉलो करना है या इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। तो हम बेस्ट मेथड्स चूज़ करते हैं, चाहे हम वो लर्निंग के थ्रू करें, चाहे खुद के नॉलेज के थ्रू करें। लेकिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं ये चीज़ें जब हम स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं,
तो प्रैक्टिकली ज़्यादा होना चाहिए। इंग्लिश है, इंग्लिश की ही बात करूँगा मैं। जी जी जी। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अगर स्कूलों में सिखाया जाए तो IELTS-PT में ज़्यादा बच्चे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि एज अ सब्जेक्ट तो वो होता ही है स्कूलों में, जी जी। लेकिन स्कूल अगर थोड़ा बहुत एज अ लैंग्वेज उसको करें और अपना करिकुलम इस तरह से बने तो वो और बढ़िया हो सकता है। बाकी जो मैंने मास्टर्स करी है या मैंने ग्रेजुएशन करी है, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो यही चीज़ें देखी हैं कि हमारे एजुकेशन में प्रैक्टिकली कम हो रहा है। थ्योरेटिकली हम बहुत सीख रहे हैं, जब प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें उसके बारे में नहीं पता होता। हालांकि हमने बहुत सारे रूल्स मेथड्स सीख रखे हैं, डिराइव कर रखे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली वी आर जीरो। तो हालांकि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक मैं थापर यूनिवर्सिटी की बात करूँ जहाँ पे मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ रिसर्च है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने खुद भी जैसे थीसिस कंप्लीट करी है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करा है नैनो पार्टिकल बेस्ड कूलिंग सिस्टम तैयार करना का, तो कुछ चीज़ें करी हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो लैग कर रहे हैं, हम अपने सब जानते हैं। प्रैक्टिकली ज़्यादा होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट IELTS और PT कर रहे हैं, तो क्या किसी स्पेसिफिक बोर्ड का भी कोई फर्क पड़ता है कि कोई CBSE से है या किसी स्टेट बोर्ड से है या किसी अदर बोर्ड से है? सर एक चीज़ का फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ओके। और ऐसा भी है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से आता है उसको लगता है कि मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो शुरू से माइंड सेट ही होता है कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, तो वो कवर वो भी कर जाता है। ओके। लेकिन कंपैरेटिवली हार्ड वर्क कम करना पड़ता है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके। मतलब जब फाइल लगने की बात आती है, IELTS तो चलो कर ही ली सबने, है ना, जब फाइल लगने की बात आती है तो उसमें क्या कोई बोर्ड को प्रेफरेंस ऐसा कुछ है कि अगर ये इस बोर्ड का है तो इसकी फाइल पहले लग जाएगी या सर जल्दी लग जाएगी, ऐसा कोई सिनेरियो? हाँ जी, हर एक कंट्री का सिस्टम अलग अलग है। ओके। कुछ कंट्रीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कंट्रीज़ में स्पेसिफिक बोर्ड को वैल्यू है, लाइक CBSE इज मोस्ट एक्सेप्टेड कुछ कंट्रीज़ में। ओके। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लाइक हम कैनेडा स्टडी वीज़ा करते हैं, उसमें RBSE और CBSE से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। ओके। और ICSE बोर्ड का? सर हमने ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि इतने बच्चे हमें नहीं ICSE के मिलते। ओके। और अगर अपने सीक्वेंस में इनको देखें तो CBSE इज़ मोस्ट ट्रस्टेड Yes. देन ICSE देन स्टेट बोर्ड्स। यस सर। ओके। तो अभी सर जो एट प्रेजेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आने वाले कुछ मंथ में प्रिपरेशन करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? सर एडवाइस, वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी है कि जो पहले तो गोल क्लियर करना ज़रूरी है बच्चों को। ओके। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चे ने आफ्टर 12th करना क्या है। तो फर्स्ट जो स्टेप है इन बच्चों के लिए वो है कि वो डिसाइड करें कि वेदर दे वांट टू स्टे इन इंडिया फॉर देयर करियर और दे वांट टू गो अब्रॉड। अब्रॉड भी जाना है तो किस कंट्री में जाना है। सो दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी इसको सीरियस लें। हम भी करियर गाइडेंस दे रहे हैं, तो बच्चे हमसे आके भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि आफ्टर 10th कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, किन की डिमांड है, या आफ्टर 12th क्या करें। मतलब नेगेटिविटीज़ भी होती हैं फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, कि जैसे कनाडा के बारे में रूमर्स हैं कि काम नहीं है या कुछ भी है, उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया। कुछ कहते हैं कि आफ्टर 12th बच्चा बाहर नहीं जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर 12th स्टिल बच्चा जा सकता है, लेकिन दे आर प्रेफरिंग कि बच्चा मैच्योर हो, वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है, टोटली फैमिली से निकल चुका होता है, इंडिपेंडेंटली उसको सारा हैंडल करना होता है। तो वहाँ पे बच्चों को वो प्रेफर करते हैं कि ग्रेजुएटेड हों, लेकिन बंद नहीं कुछ भी हुआ। तो वो चीज़ें मतलब किसी एक्सपर्ट से मिलें, समझें, तब तो कुछ डिसीजन लें। और डिसीजन अपना सॉलिड होना चाहिए कि हमें IELTS कर रहे हैं। कुछ बच्चे करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैंने आगे करना क्या है। तो मेजर जो मैं उनको मैसेज भी देना चाहता हूँ, या मेजर जो इशू है कि क्लैरिटी ज़रूरी है। एग्जांपल भी देता हूँ मैं बच्चों को कई बार क्लास में, कि घर से निकले, अगर अपने को किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम पता है कि यहाँ जाना है, तो बस पकड़ेंगे उसी सिटी की और वही रूट फॉलो करेंगे। अगर घर से निकल गए हैं लेकिन ये नहीं पता कि आज अपने को जाना कहाँ है, तो कैसे जा पाएंगे। सेम चीज़ बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, गोल सेट नहीं है बच्चों को। और IELTS PT में अगर बात करें, अगर जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को IELTS या PT करनी है,
तो वो अपने स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के डिवोट करते हैं। जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं, वोकेबलरी है, तो वो चीज़ें फाउंडेशन है एलएसपीटी की। जी तो उनको स्टार्टिंग के टाइम पे उनको सीरियस लेके चलें। ऐसा नहीं है कि पागल हो जाओ, लेकिन उनको इग्नोर नहीं करना। ओके। तो अभी मान लो जैसे स्टूडेंट है, उसने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को आफ्टर 12th बाहर जाना है और एक पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया लगा लो या कनाडा लगा लो, तो ये दोनों चीज़ डिसाइड कर ली। अब वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि मैं आइल्स करूँ या पीटी करूँ। सब देखो, बच्चा इजी चुनता है ओके और पीटी कंपेरेटिवली इजी है देन आइल्स। ओके। बट सेम थिंग आइल्स को भी डे बाय पीटी को भी डे बाय डे इम्प्रूव किया जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड है तो कुछ इसमें ग्लिचेस रह जाते हैं जी। तो उसका फ़ायदा बच्चे उठा रहे थे और उठा भी रहे हैं कि अपने टेम्पलेट बेस्ड एग्ज़ाम हो जाता है कि कुछ अपने को ग्रामर या वोकैब इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करनी पड़ती। हालांकि जो इस टाइम पे पीटी है उसके लिए हार्डवर्क करना ज़रूरी है। ओके। तो अगर तो बच्चा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके कि उसको इंग्लिश बोलने में कहीं पे भी दिक्कत ना आए, तो आइल्स लिटिल बिट बेटर देन पीटी। लेकिन अगर बच्चा ये सोच रहा है कि मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद इंग्लिश स्किल्स अपने इम्प्रूव कर ही लूँगा, मेरे को एक बार वहाँ पे पहुँचना है, जी। देन पीटी इज़ ईजी एज कम्पेयर टू आइल्स। तो हम दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। ओके दोनों में अगर अच्छा स्कोर करना है तो स्किल आर रिक्वायर्ड। ओके। तो अपने आसपास के एरिया में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th के बाद बाहर ही जाने प्रेफर करते हैं, और अपने आसपास में बहुत सारे सेंटर्स भी हैं जो आइल्स और पीटी करवा रहे हैं। तो गुरु एकेडमी सबसे अलग कैसे है? गुरु एकेडमी सबसे अलग कैसे है, उसमें ये है कि हम गाइडेंस जो देते हैं वो, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि गुरु एकेडमी को प्रॉफिट नहीं चाहिए, गुरु एकेडमी को बिजनेस नहीं करना, लेकिन गुरु एकेडमी इज़ मोर सर्विस ओरिएंटेड कि हमें बच्चे को राइट गाइडेंस देनी है ताकि उसका करियर हमारी वजह से ख़राब ना हो जाए। तो एक तो इस मामले में हम अपने आप को बेस्ट मानते हैं कि वी आर गिविंग राइट गाइडेंस, चाहे उसमें हमारा लॉस हो चाहे हमारा उसमें प्रॉफिट हो, बट बच्चे को हम राइट डायरेक्शन पकड़ाएं। बच्चा हमारे पास आता है, उसकी प्रॉपर क्लासेस लगनी चाहिए। हालांकि आजकल का बच्चा क्लासेस कम, एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहता है जी। तो हम उन चीज़ों को भी गौर करते हैं। वीकेंड्स पे कह लो या कुछ फेस्टिवल्स कह लो, टाइम पे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। और हमारे सोशल अकाउंट्स भी इस चीज़ का प्रूफ है। यूट्यूब के ऊपर अगर गुरु एकेडमी सर्च करें तो हम लोहड़ी फेस्टिवल है, दिवाली है, टीचर्स डे है, उनको सेलिब्रेट करते रहते हैं। लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर फोकस जरूर रखते हैं कि हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर रन करें, टाइम पे सारी क्लासेस चलें, और बच्चे को हम थोड़ा बहुत रोका टोकी करें कि पढ़ना चाहिए। जी। आज के टाइम में हम टोटली बाउंड नहीं कर सकते बच्चे को, लेकिन स्टिल एज अ टीचर, एज अ गुरु हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सही बात दिखाएं। तो बच्चे सेटिस्फाइड हैं, हमारी सर्विसेज ट्रांसपेरेंट हैं। अगर वीज़ा सर्विसेज की बात करें तो कोई भी एक भी चीज़ हम आइसोलेट करके नहीं चलते, टोटली ओपन होता है। और क्लासेस के अंदर भी सारी चीज़ें ओपन होती हैं। बच्चे को हमेशा ये कहते हैं कि करियर बना ले बेटा, पहले ये ज़रूरी है। तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सेटिस्फाइड हैं, कामयाब हैं। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि आजकल अपने एजुकेशन को कहीं ना कहीं बिजनेस ज़्यादा देख के चलते हैं। जब बिजनेस देखते हैं तो आजकल बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा फ्रीडम चाह रहा है, बच्चा एंटरटेनमेंट चाह रहा है, बच्चा शॉर्टकट्स चाह रहा है। जी। बच्चा कह रहा है कि मेरे को बिना एसपीटी बाहर पहुंचा दो, या कोई इलीगल मेथड है जो एथिकल नहीं है उससे बाहर पहुंचा दो, बस मेरे को बाहर पहुंचना है। तो हम ये सोचते हैं कि उस बच्चे को उस टाइम पे कुछ समझ नहीं है बेचारे को। जी। 12th करी है, कोई ज़्यादा उसको अवेयरनेस नहीं है कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो हमें पता है, तो हम उस चीज़ में अलग हो रहे हैं। हालांकि उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को राज़ी करने में, कन्विंस करने में, लेकिन ओवरऑल बच्चा खुद ही फीडबैक देके जाता है। सर मतलब 1 ईयर अगर उसने कहीं XYZ बिताया और उसके बाद हमें आता है तो फीडबैक दे देता है, या हमारे पास ही आया और वो जल्दी अपना क्लियर करके बाहर पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, तो वो फीडबैक दे देता है। वो चीज़ें डिफरेंट हैं जो हमें लगती हैं। बच्चों का फीडबैक भी है और हमें खुद को भी रियलाइज होता है कि वो चीज़ें हमारी डिफरेंट हैं। ओके। तो आप सर मार्केटिंग किस वे में करते हो गुरु एकेडमी की? मार्केटिंग सर टाइम टू टाइम चेंज होते गए हैं। ओके।
पहले एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, तो वो तो हम कंटिन्यू हैं। ओके शुरुआती दौर में हमने बहुत ज़्यादा होर्डिंग्स बैनर्स लगा के पब्लिक को बताया कि वी आर इन घनसिंहपुर, हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क भी करी उस टाइम पे। और फिर साथ साथ हर एक साल हमारा एक एग्ज़ाम है क्वेस्ट नाम से, शुरुआत ही वहाँ से करी थी कि हमने टैलेंट खोजना है। जी। तो उस वे से हम बच्चों से भी जुड़ेंगे, बच्चे हमें ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो क्वेस्ट 5.0 अभी आ रहा है, ओके 4 क्वेस्ट अभी तक हो चुके हैं। तो वो तो हमने नहीं ख़त्म किया, लेकिन लॉकडाउन जैसे आया, कंप्यूटर का आया, बच्चों ने मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो गए, तो सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम एक्टिव रहते हैं। जो भी हमारे रिसेंट रिजल्ट्स होते हैं उनको हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर यही है। बाकी सबसे बड़ा जो मार्केटिंग है वो हमारे जो रिजल्ट्स हैं बच्चों के, वो खुद ही कोई ना कोई उनका नोन में हमारे पास जुड़ जाता है, तो वही ज़्यादा है। बाकी बच्चों के साथ मिलना, एक्टिविटीज़ करवानी, तो ये चीज़ें हमें लगता है कि वर्क कर रही ओके। तो सर जो क्वेस्ट 5.0 आने वाला है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? सर क्वेस्ट 5.0 में हमने कुछ चेंज किया है इस बार। ओके आजकल बच्चे हार्ड वर्क करने से बचते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स हम लेते थे वो चेंज कर दिया। तो अभी जो क्वेस्ट 5.0 आ रहा है उसके अंदर हम KBC जैसे अपने सुने होगा ना, जी जी जी। अमिताभ जी करवाते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो किया है ओके कि हम स्कूलों में विज़िट करेंगे, स्कूल्स के अंदर जाएंगे और बच्चों का हम ओपन हाउस एक छोटा सा क्विज़ रखेंगे, जिसमें उसी पैटर्न में जैसे KBC में होता है क्वेश्चंस पूछेंगे, और 1 कैंडिडेट हम एज अ विनर सेलेक्ट करके आएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा फॉर द फाइनल राउंड। ओके और एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सका, एज मैनी एज पॉसिबल स्कूल्स हम कवर करेंगे, ओके। और उसमें से हम बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में होगा सर काफ़ी। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे? जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज। ओके। और कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए? सर हम सोच रहे हैं 9 to 12। ओके 9 to 12 के लिए। ओके। उनसे जनरल, तो जैसे मान लो कोई भी XYZ स्कूल है, आपने उसके अंदर विजिट किया, ठीक है, तो अब आगे का आपका क्या प्रोसीजर रहेगा स्कूल के अंदर? आप कैसे उसे एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करोगे कि ये विनर है? सर वी विल रिक्वेस्ट देम, वी विल टेल देम टू द मैनेजमेंट कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस कॉन्टेस्ट। ओके और ये हमारा पैटर्न रहेगा। वी वांट कि 9 to 12 स्टूडेंट्स हमें एक हॉल में या ओपन ग्राउंड में हमें मिलें, जहाँ पे हम 1 by 1 बच्चों को बुलाएंगे और उनसे तब तक क्वेश्चनिंग होगी जब तक वो राइट आंसर देता जाएगा। ओके और उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होते रहेंगे। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि 5, 10, 15 स्टूडेंट्स को हम मौका दें, और उनके पॉइंट्स बेस्ड पे हम एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे फॉर द फाइनल राउंड। ओके और वो फाइनल राउंड अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया कब करवाएंगे। वी वांट टू कवर मैक्सिमम स्कूल्स। अभी जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो इसको कंटिन्यू करेंगे टिल नेक्स्ट सेशन। ओके। तो वी आर प्लानिंग कि अगस्त सितंबर तक फाइनल राउंड रखा जाएगा। फाइनल राउंड में जितने बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए, और उसमें एक सर हम ओपन राउंड भी रखेंगे। लाइक किसी स्कूल में हम गए, वहाँ पे बच्चा उस दिन एब्सेंट था, या उस दिन उसका हिम्मत ही नहीं पड़ी, और तो उसको हम लास्ट में एक ओपन राउंड रखेंगे एकेडमी के अंदर। वो पेड होगा, ओके जो स्कूल्स के अंदर होंगे वो अनपेड होंगे। ओके पेड होगा, तो उसमें से भी हम कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे फॉर द फाइनल राउंड, ठीक है। रैंडमली। लेकिन होंगे वो बच्चे स्कूल के जो रैंडमली भी करेंगे। स्कूल और कॉलेज दो ग्रुप में करवा रहे हैं, ओके जूनियर एंड सीनियर। ठीक है। कॉलेजेस में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और स्कूल्स के लिए भी है, तो उनके लिए अलग अलग फाइनल राउंड भी होगा, और फर्स्ट राउंड भी इस तरह से होगा। फिर ओपन राउंड इस तरह रखेंगे कि जो बच्चे रह गए वो रैंडमली अगर अपना चाहते हैं एंट्री करना, तो वो पेड एंट्री ले सकते हैं, और उनका एक डेट फाइनलाइज करके उनको कॉल जाएगी कि इस दिन फर्स्ट राउंड कंडक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम 30 to 40 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, उनका फाइनल राउंड होगा। और इसमें हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। ओके जैसे जो फाइनल राउंड में बच्चे पहुंचेंगे उनको जैसे हायर हम 1 लाख की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ओके स्कॉलरशिप इन द फॉर्म ऑफ फीस टू बी पेड इन अकेडमी। ओके जो 1 लाख है वो 1 लाख बच्चा अकेडमी में कुछ भी कोर्सेज, कुछ भी सर्विसेज लेने के लिए यूज़ कर सकता है। ओके तो इसलिए मैं, बाकी पूरा प्लान हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। मैंने Okay. आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे दिया इसका।
ओके, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाँ। यूनिक कॉन्सेप्ट है ये हाँ। अपने इस एरिया के लिए। तो इंटरेस्टिंग बनाना सोचा। बिल्कुल सर। ओके, तो सर जैसे मान लो आपने किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक सीट वैकेंट और आपने उसके लिए वैकेंसी निकाल दी। अब सेम पोस्ट के लिए आपके पास में 3 या 4 टीचर्स आ गए, तो आप उन 3 या 4 में से किसी एक को कैसे सेलेक्ट करोगे कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट है, सर अगर इक्वली क्वालिफाइड है वो चारों ही तो? एज यूजुअल सर, क्वालिफिकेशन अगर सेम है तो देयर परफॉर्मेंसेस विल बी डिफरेंट। तो फर्स्ट अपने उनको क्वालिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं परेशान हुआ था इस परसेंटेज से। तो मेरा जो क्राइटेरिया होगा वो अलग ही होगा। मतलब उनके बेस पे किसी बंदे को ऐसे घर नहीं जाना पड़ेगा कि आपकी परसेंटेज लो है और आप जाओ। एक्सपीरियंस देखेंगे जी। और इंटरव्यू देखेंगे और डेमो सेशन लेंगे। तो इन सभी वे में पता लगेगा कि डिज़र्विंग कैंडिडेट कौन है जो बच्चों को वैल्यू ऐड कर सकेगा। मोटा मोटा ये चाहिए कि हमारे पास बच्चे जो आ रहे हैं वो होप लेके आ रहे हैं कि हमें स्कोर लेने हैं और आगे पहुंचना है। तो उनमें से जो कैंडिडेट हमें लगता है कि वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ उसका नॉलेज, ये सारी चीज़ें वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, तो उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। डजेंट मैटर कि उसकी परसेंटेजेस लो हैं या ज़्यादा हैं, उसके पास स्किल होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि खुद कम स्कोर वाला बंदा जब उसने वो चीज़ की थी तब उसको वैसा गाइडेंस नहीं मिला, या उस टाइम कुछ सिचुएशंस भी हो सकती हैं सर, फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ मिसहैपनिंग होगी फैमिली में या कुछ भी है, तो बच्चा नहीं फोकस कर सका। तो अपने नहीं कह सकते कि उसके पास कुछ नहीं है। तो 60% वाला किसी को 90% दिलवा सकता है, बिल्कुल एक्सपीरियंस लेने के बाद। जी। हाँ जी, तो मेरा वे तो यही रहता है और यही रहेगा। ओके, तो जब आपने फर्स्ट टाइम अपना जो पहला बैच निकाला आइल्स का या पीटी का, आई थिंक उस टाइम आइल्स ही थी, तो आइल्स का जो आपने फर्स्ट बैच जो निकाला, तो जो फर्स्ट रिजल्ट आया और उसमें जो आपको सक्सेस मिली, तो वो फिर आपके इमोशन क्या थे उस टाइम पीरियड पे? सर बड़ा स्ट्रगल करके वो रिजल्ट्स आए थे। ओके। तो इमोशंस वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ओके। आप समझ सकते हो कि जी। स्टार्टिंग में हमें क्या है कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं था। ओके। मैंने भी चीज़ें समझी, पढ़ी, देखी, पढ़ाना शुरू किया। डे बाय डे मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करता गया। और स्टार्टिंग में बच्चे भी हमें मतलब बाय लक ऐसे नहीं मिले कि बहुत बढ़िया लेवल के बच्चे मिल गए। तो मेहनत करनी पड़ी हमें भी, बच्चों को भी, तब जाके रिजल्ट्स आए। और स्टार्टिंग के जब रिजल्ट्स एकदम से अच्छे नहीं मिले हमें। जैसे शुरू में किसी बच्चे के 6 नहीं पहुंच रहे थे तो 6 पहुंच गए, 6 बैंड आ गए। तो धीरे धीरे तो जो सोचा था वो होता गया सर। फिर पता नहीं लगा कब, मतलब हम सोचते थे कि बच्चे के 6 ईच कब आएंगे, ऐसा बच्चा कब आएगा जब हर एक मॉड्यूल में 6 बैंड आ जाएंगे, वो भी आ गए। फिर माइंड में आने लगा कि बच्चे के जैसे लिसनिंग रीडिंग इजी मॉड्यूल होते हैं तो 9 कब आएंगे, तो 9 भी आ गए। फिर लगा कि ओवरऑल 7 या 7 पॉइंट कब आएंगे बच्चे के, वो भी आ गए। राइटिंग में करवाता हूँ खुद शुरू से। ओके। तो राइटिंग में 6 तो मैं इजीली करवा देता हूँ, लेकिन 7 के लिए थोड़ा सा बच्चे को भी समझना पड़ता है, मेरे को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो भी एक टाइम पे ड्रीम था कि बच्चा हमारा 7 कब लेके आएगा, तो वो 7 भी आ गया। तो चीज़ें जैसे जैसे होती गई कॉन्फिडेंस आता गया, और खुशी तो सर बहुत ज़्यादा मिली है इन चीज़ों से। तो अभी तक लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके यहाँ से जिन्होंने अच्छे बैंड्स या स्कोर किया? सर हम जनरली वही रिजल्ट शो करते हैं जो बच्चा 6 ईच कम से कम कवर करता है। ओके। और दूसरा एटलीस्ट 1 मंथ हमारे से उसने कोचिंग ली है। ओके। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे ने जस्ट हमसे कुछ थोड़ी बहुत गाइडेंस ली और एग्ज़ाम बुक करने के लिए हमारे पास आ गया। तो वो ऐसा बच्चा कोई भी इंक्लूड नहीं। अराउंड 300 स्टूडेंट्स जेन्युइनली जो हैं वो यहाँ से स्कोर लेके, और हम देखा एक दिन हमने ये फ़ोटोज़ हम रिजल्ट्स की लगा रखे हैं, तो 80 to 90% बच्चे ही अब्रॉड जा चुके हैं। ओके। जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है सर ये। थैंक यू सर। ओके, तो सर अभी जैसे आज के टाइम पे जो ट्रेंड है वो डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग के लिए? सर एट प्रेजेंट तो डिजिटल मार्केटिंग में हम इंस्टाग्राम को ही यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर रिजल्ट्स का जो स्टूडेंट फीडबैक है वो शो करना, रिजल्ट्स पोस्टर शो करने, और
वी आर प्लानिंग कि हम ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो लेके आएँ। हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन करने का सोच रहे हैं। ओके। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर चुके हैं, वी आर स्टिल थिंकिंग वेरी सून आईएलटीएस पीटी की ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन। तो ये चीज़ें वेरी सून जिनकी ज़रूरत है और हम करेंगे भी। ओके ओके सर, एट द एंड आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहोगे कि उनके घर में जो बच्चे हैं जो इस टाइम स्कूलिंग कर रहे हैं, 11th में है या 10th में 12th में है, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन या कुछ सजेशन आप पेरेंट्स जैसे को मोस्टली जैसे बीइंग अ टीचर जो मेरे पास जैसे इश्यूज आते हैं कि सर बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। अच्छा आप उस वे में हाँ, okay. उस वे में या किसी भी और वे में आप अगर आइल्स वगैरह के बारे में बात करें, या जैसे बहुत सारे लोगों के एक पिछले कुछ टाइम से एक सिनेरियो चेंज हुआ है अबाउट द कनाडा कि वहाँ पे काम नहीं है लोगों के पास में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स से? सर काम नहीं है को मैं चेंज करना चाहता हूँ। ओके काम उनके लिए है जो एक्टिव हैं, जो स्किल्ड हैं, ओके उनके लिए काम स्टिल है। ऐसा नहीं है कि काम है खुला है, जो रियलिटी है हम वही बताएंगे जनता को, जी पब्लिक को मिसगाइड नहीं करेंगे। काम में दिक्कत जरूर आई है क्योंकि अब जो वहाँ पे रश है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स। ओके तो काम स्टिल है, ब्राइट फ्यूचर स्टिल है, बट ऐसा बच्चा ना हो कि घर पे पानी का गिलास भी मम्मी को पकड़ाना पड़ता है। और वहाँ पे डिमांड जिन स्किल्स की है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कंस्ट्रक्शन में काम है, या लड़कियों के लिए कहें तो सैलून का काम है, हेयर कटिंग होगी, नेल्स का हो गया, तो ऐसे और भी स्किल हैं जिनकी डिमांड है। तो बच्चा जब यहाँ से आईएलटीएस पीटी का एग्ज़ाम फटाफट क्लियर कर ले, 2-3-4 महीने जितना भी उसको टाइम लगता है, उसके बाद फाइलिंग जब होती है तो 2-3 महीने बच्चा फ्री होता है। तो उस टाइम पे वो स्किल लेके जाए बच्चा, और घर पे भी बच्चे को काम में लगाया जाए, उसको फील कराया जाए। इवन रोटियां पकानी, सब्जी बनानी, खाना बनाना, ये चीज़ें भी वहाँ पे जाके दिक्कत करती हैं स्टार्टिंग में बच्चे को, वो बच्चा परेशान होता है। तो इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर बच्चे ने सोच ही लिया कि मैंने घर से निकलना और इंडिपेंडेंटली मेरे को रहना है वहाँ पे, तो वो बच्चा कभी नेगेटिव नहीं आपको बताएगा कि कनाडा में ये इशू है, वो इशू है। स्ट्रगल तो देखो सर हर जगह ही है। जी नरसिंहपुर में भी इंस्टीट्यूट को अपने यहाँ तक लेके आए हैं ना, तो बहुत सारा स्ट्रगल हुआ है। स्टिल इसको अगर अपने कंटिन्यू रखना है तो वी नीड टू डू हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि आज हम कह रहे हैं कि नाम बन गया जी गुरु अकेडमी का, हम सो गए, कुछ नहीं करना, तो कुछ टाइम बाद हमें भी दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। जी तो अपडेट रहना, हार्डवर्क करना, स्ट्रगल करना, ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, करना ही पड़ेगा। जी उस चीज़ों को अपने अगर कनाडा के अंदर जाके बोलेंगे वहाँ पे काम नहीं है, स्ट्रगल है, ये हुआ, वो तो गलत है। जी तो बच्चे को प्रिपेयर माइंडसेट उसका रेडी किया जाए। और दूसरा मैं पेरेंट्स को एक बात और कहता हूँ कि पहले सिनेरियो अलग था, अर्निंग ज़्यादा हो जाती थी, एक्सपेंसेस कम थे। अभी वहाँ पे इन्फ्लेशन भी है तो महंगाई ज़्यादा है ना, तो पेरेंट्स ये माइंडसेट लेके चलें कि बच्चा अगर यहाँ से जा रहा है तो उसको हम 1 ईयर या नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है तो हम सपोर्ट करेंगे। ओके ऐसा नहीं कि उनसे डिमांड करें या एक्सपेक्ट करें कि बच्चा जाते ही पैसे भेजना शुरू कर देगा। वहाँ पे कोई ऐसा ट्रीज नहीं है कि पैसे तोड़ तोड़ के, डॉलर्स तोड़ तोड़ के भेजने हैं। तो वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है इस टाइम पे। पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी स्किल लेके जाओ और माइंडसेट रेडी करके जाओ। पेरेंट्स भी अपना माइंडसेट बदलें कि अब वहाँ पे वो चीज़ें नहीं रही जो 2-3-4 साल पहले थी। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं कह सकते कि कनाडा इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू अ ब्राइट फ्यूचर। वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, बच्चा जॉब फील्ड में जाएगा, बहुत सारी चीज़ें फेस करेगा, तो कॉन्फिडेंट होगा, स्किल्ड होगा, अर्निंग करनी सीख लेगा, पैसे की वैल्यू समझ लेगा। जैसे यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं या बाइक वगैरह की बात करते हैं कि बच्चा कुछ नहीं करता वो चीज़ें ले ली, वहाँ पे जाके उसको समझ आएगा कि कमाना कैसे है और कैसे ये चीज़ें ली जाती हैं। तो बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर आप ये चाहते हो कि बच्चे को अपने लॉन्ग टाइम कनाडा के अंदर सेटल नहीं भी करना ना, तो एटलीस्ट उसकी, अगर अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स, तो एटलीस्ट उसकी एजुकेशन और कुछ उसका वर्क एक्सपीरियंस वो वहाँ से लेके आए तो डिफरेंस क्रिएट होगा सर। ये मैसेज। ओके ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और आपके साथ में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे जरूर। और बहुत सारी और चीज़ें जो आज हमने नहीं डिस्कस की उनके बारे में फिर से अगले पॉडकास्ट में आपके साथ में डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।